पीजीटी की तैयारी करने वाले हमारे मित्रों, आप सभी से मेरी अपील है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि परीक्षा का बिगुल बज चुका है और परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 15, 16, 17 और 21, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षाएं विभिन्न मंडलों पर राजकीय विद्यालयों में संपादित होंगी। इसके लिए शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और शासन के पास फाइल पहुंच चुकी है। परीक्षा समिति में जैसे मुख्यमंत्री जी इन प्रस्तावों पर मुहर लगाएंगे, वैसे ही कैलेंडर जारी हो जाएगा। परीक्षा तिथियों के लिए जो आधिकारिक सूचना मिल रही है, यही मिल रही है, दिसंबर माह में संपादित हो जाएंगी। पुरानी भर्ती को निपटाने के बाद 27,000 का विज्ञापन आपका आने वाला है। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में, ना। तो आप सभी से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नोट्स लें। आप सभी मित्रों का हम हमेशा स्वागत करते रहें और हमेशा स्वागत करते रहेंगे, है ना। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, बोलने वाले कुछ भी बोलें, सबसे परफेक्ट और सबसे सही न्यूज़ देने के मामले में हमें नंबर 1 है ना। मैं आपको कोई पेपर की फर्जी कटिंग देख करके नहीं बताता हूँ, जो कि हमारे द्वारा ही छपवाई गई रहती है। हम ये देखते हैं विभिन्न यूट्यूब चैनल वाले आपको कहीं की पेपर की कटिंग पढ़ के सुनाते रहते हैं, जबकि ऐसा पेपर में कहीं नहीं निकला रहता। उनके द्वारा छपवाया जाता है, उनके मीडिया मित्रों के थ्रू, या परमिशन लेकर के लोग, या परमिशन नहीं भी लेते छिपा करके लोग, चूँकि ऐसी न्यूज़ नहीं रहती जिस पे मीडिया वाले सोचते हैं हमारा, है ना, अमर उजाला है, दैनिक जागरण सोचता है हमारा प्रचार ही हो रहा है नाम का, तो वे नहीं बोलते। लेकिन इस प्रकार की फर्जी खबरें चलाने पर वाले को पर एक्शन होना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि उन पर एक्शन होना चाहिए, है ना। एक्शन नहीं होगा तो ये इसी प्रकार से मनगढ़ंत बातें आपके बारे में लिखते रहेंगे। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ में और देखिए आगे की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल दी है, तो इसको ज़रूर आप लोग देखें। नमस्कार दोस्तों, पुराने समय के जो राजनीतिज्ञ होते थे, उन राजनीतिज्ञों का एक सिद्धांत हुआ करता था। उनका ये सिद्धांत रहता था कि राजनीति अपनी जगह है और जो राष्ट्र हित से जुड़ी हुई बातें हैं वो अपनी जगह हैं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का शासन चल रहा है, वो पूरी तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने वाला, और सीधे तौर पे वो कहते नहीं कि अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है योगी सरकार के द्वारा। जब भी हिंदू कोई मारा जाता है ना, तो ये पीडीए के संचालक अखिलेश यादव जातियों में बांटने में उनको लग जाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ठाकुर बिरादरी का नहीं, यादव बिरादरी का है, हाँ, ये ब्राह्मण बिरादरी का है ना। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई मुस्लिम मारा जाता है, हिंदुओं के बारे में तो नहीं बोलते, सिर्फ यादव कास्ट के लिए बोलते हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम मारा जाता है तो इन्हें पेट में दर्द होने लगता है। अभी देखिए, ये बहराइच हिंसा का आरोपी सरफराज और उसके 3 साथियों का एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। हालांकि जान से नहीं मारा गया, सिर्फ पैर में गोली मारी गई, घायल है, इलाज चल रहा है। अभी उससे निकलवाया जाएगा कि आखिर तुमने किसके उकसावे में आकर के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नतीजा तो इनका क्या होगा, फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि इस प्रकार का अपराध किसी, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके जो कि, है ना, दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन में जा रहा था, उसे खींच करके उसकी नृशंस हत्या करना और इस तरीके की हत्या करना कि इंसानियत भी एक बार शर्मसार हो जाए, है ना। उसको करंट लगाया गया, उसको, है ना, क्योंकि एक कहावत नहीं कि कुत्ते की मौत मारना, उससे भी बुरी मौत उसको दिया। मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण था, मैं इस नाते भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सनातनी था, मैं इस नाते बोल रहा हूँ कि ये अंधेर और अन्याय, और भी ऐसी सरकार में जो कि न्यायप्रिय है और पूरी तरीके से सरकार इसके खिलाफ है, फिर भी इस प्रकार की हिंसा की गई, अपने आप में आश्चर्यजनक है।
सरकार ने इस पे एक्शन लेते हुए इनके परिवारजनों को, गोपाल मिश्रा के परिवारजनों को न केवल सहायता राशि दी बल्कि उनकी पत्नी को नौकरी देने की घोषणा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने कही थी। जमीन का प्लाट भी दिया योगी सरकार ने उनको, लेकिन वही है कि जिस घर का लाडला लाल चला गया हो वो इन चीज़ों को लेकर के क्या करेगा। पत्नी को उनके सीधे तौर पे ये कहना था कि हमें इन आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए, हमें ज़मीन या नौकरी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर भी सरकार ने उन्हें ये सब सारी चीज़ें दी और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा देने की बात कही थी और उसके बाद में फिर उन्होंने एनकाउंटर करवा दिया। नेपाल भागने की फिराक में था, अपराधी मारा गया। अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को डराने के लिए किया जा रहा है ना, और ये हाफ एनकाउंटर जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदायों के अंदर डर भरने, यादव समुदाय के अंदर डर भरने के लिए किया जा रहा है। समझ रहे ना, माने एक, और यही कारण है अखिलेश जी कि आप 2022 के चुनाव में सत्ता में आते आते रह गए, यही आपकी कारस्तानी की वजह से। और स्थिति ये बन रही है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी आपकी वापसी नहीं होने वाली। जो कारस्तानी आपने पकड़ के रखी है, आपके गुंडे जिस तरीके का दम्भ भरते हैं, जिस प्रकार की धमकी देते हैं, है ना, हमारी सरकार आने दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उठवा लेंगे, हम मरवा देंगे, जिस तरीके से आपके गुंडे लोगों को धमकी देते हैं, जाहिर सी बात है कि ये महाअपराध है। इस प्रकार के अपराधियों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके शासनकाल में 51 से ज़्यादा दंगे हुए। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, 51 से ज़्यादा दंगे। और ये बहराइच हिंसा, जो हिंसा हुई, हल्की हिंसा हुई, उस पर कंट्रोल भी पाया और अब स्थिति नियंत्रण में है। उसको दंगे का नाम देना अखिलेश की खिसियाहट को ही इंगित करता है। अब इनके जो परिचित पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, वो तो है ना, निश्चित रूप से उसमें कमी ढूंढते ही रहते हैं, कमी देते ही रहते हैं, कोई न कोई कमी बताते ही रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार के द्वारा किया गया ये एनकाउंटर दहशत उत्पन्न करने के लिए है उन अपराधियों को जो ये ऐसा अपराध करके सोच जाते हैं कि हम बच जाएंगे। पश्चिम बंगाल अगर भाग के चला जाता तो भी देश में मोदी जी की सरकार है, उसको खींच करके वहाँ से ले आते, क्योंकि ये कानून बना हुआ है कि एक राज्य का अपराधी दूसरे राज्य में जाकर के छिप नहीं सकता, है ना। और जाहिर सी बात है कि जो भी अपराध करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी, किएगी। योगी सरकार के द्वारा किया गया एनकाउंटर आपको सही लगता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने के उद्देश्य से इस फील्ड में आया हूँ और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़िए। दोस्तों, आपका जुड़ाव ही हमें एक आत्मिक शक्ति देता है। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा और आने वाले चुनाव में, जो कि झारखंड और है ना, झारखंड और हरियाणा का है, मैं उसका सर्वे भी आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, यह बटेंगे तो कटेंगे, ये एक नारा चल रहा है। तो इसमें जो सच्चाई है उसी को सिर्फ शासन ने रखा है, योगी जी ने रखा है, मोदी जी ने रखा है। हिंदुओं को बंटने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये इनकी थोड़ी सी संख्या देखिए, जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ आप बना लीजिए अपना हिंदू मुख्यमंत्री, हिम्मत हो तो बना लीजिए। कश्मीर में कभी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी है ना 98% है, 2% सिर्फ हिंदू हैं। आपके किसी भी हिंदू मुख्यमंत्री को उन्होंने बनने नहीं दिया, है ना। और जम्मू में हिंदुओं की आबादी ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पे कांग्रेस वाले 1 सीट पाए हैं, स्वयं देख लीजिए इनकी कंडीशन। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो अपने आप में निंदनीय है। और देखिए, शासन के द्वारा उठाया गया ये कदम वास्तव में काबिल तारीफ़ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही अच्छा है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग
हरियाणा चुनाव को लेकर के रोना रो रहे थे, उन्हें इसका करारा जवाब मिल चुका है। हरियाणा में जिस तरीके से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, उसे कहीं न कहीं कांग्रेस की उम्मीदों पर, है ना, कुठाराघात हुआ है। और आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी अपनी हार दिखाई देने लगी है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, वह हैं तो यहाँ पे हल्का सर्वे आपको बता ही देते हैं। हरियाणा और झारखंड ये दोनों ही राज्य, हरियाणा में महाविकास अघाड़ी की हार सुनिश्चित हो चुकी है। और है ना, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हल्की सफलता प्राप्त करने के बाद, चूँकि वहाँ पे संविधान को लेकर के कोई नौटंकी की गई थी, जिसके चलते कुछ वोट इनकी ओर शिफ्ट हुआ था। लेकिन अभी जो सर्वे निकल कर के आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे बहुमत हासिल करती नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी 160 से 70 सीट पे लड़ेगी, 170 सीट पे, और जाहिर सी बात है उससे अपने दम पे बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जगह पे देवेंद्र फडणवीस को लोग मुख्यमंत्री के फेस के रूप में नंबर 1 पे मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे बहुत पीछे हैं। महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस चाहेगी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमारी ओर से हो। सिर्फ उम्मीदवार बनाते हैं, जीत नहीं पाते हैं कभी भी, है ना। तो कम से कम ये जान लीजिए कि एनडीए की जो महायुति का गठबंधन है, एनडीए के नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए का महायुति गठबंधन है, जिसे महायुति नाम दिया गया है, ये राज्य की 188 से ज़्यादा सीटें जीत रही है और शिवसेना कांग्रेस से मिला करके 100 सीटों के अंदर सिमट रही है। जाहिर सी बात है कि भाजपा की एक बार सरकार महाराष्ट्र में बनती दिख रही है, और ये अपने आप में बहुत ही सुखद स्थिति है भाजपा के समर्थकों की, जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार भाजपा की बने। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड है, झारखंड में 87 विधानसभा सीटें हैं। 87 में बीजेपी अपने दम पे 50 पार करती हुई दिख रही है ना। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 50 पार करती दिख रही है, सरकार भाजपा की आनी तय है। अगर आजसू के साथ में जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के आजसू और अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ जोड़ा जाए तो बीजेपी प्लस अर्थात एनडीए 60 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है, और निश्चित रूप से सरकार बनने का रास्ता साफ है। जिस तरीके से हरियाणा में मैंडेट मिला, है ना, तो हरियाणा के मैंडेट से एक बात तो तय हो गई कि कम से कम राष्ट्रवादी एकजुट हुए, और यहाँ पर भी राष्ट्रवादी एकजुट होने जा रहे हैं ताकि कांग्रेस के मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली समीक्षा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।